उन्होंने कहा कि ये मेरा लास्ट चुनाव होगा, अगर मैं इसमें नहीं जीता तो उसके बाद मैं पॉलिटिक्स के सारे बोरा बस्ती कस के और मैं अपने सरकारी नौकरी में आ जाऊंगा, जॉब करूंगा और नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा। 2005 से 2010 तक कितना अच्छा काम किया कि 2010 का जब चुनाव हुआ तो उस समय पूरे बिहार में आपको बता दूं 243 सीट है विधानसभा की, लेकिन 206 सीट जीतकर नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बना दिया। 2015 में ये जेडीयू के साथ है और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाता है और तेजस्वी यादव के साथ काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि तेजस्वी यादव पे करप्शन के चार्जेस लगने लगते हैं, उन पे एलिगेशंस लगने लगते हैं। तो नीतीश कुमार को समझ में आ जाता है भाई साहब अब अपनी बेइज्जती भी नहीं करवानी, तो थोड़ा सा इस पार्टी से निकल जाओ, हमारा यहाँ का काम हो गया, अब चलो बीजेपी की तरफ। बिहार में नीतीश को चाचा कहा जाता है प्यार से, नीतीश चाचा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नीतीश चाचा को फिर बाद में पलटू चाचा बोला जाने लगा। आज की इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपको बता दूं मैथ्स का सारा निचोड़ आपको कहाँ मिल जाएगा, आर.डी. शर्मा में। आर.डी. शर्मा ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवर श्री नीतीश कुमार, इनकी कहानी बहुत मजेदार है। तो आइए बताते हैं इनकी कहानी। 1 मार्च 1951 के दिन इनका जन्म जो होता है वो एक अच्छे घर में होता है। वहाँ पे एक फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जिनका नाम था कविराज राम लखन सिंह, जो कि पेशे से एक आयुर्वेद डॉक्टर थे। तो नीतीश की अगर मैं बात करूँ तो बचपन से एक और नाम रखा गया, नाम था मुन्ना। बिहार में लोगों को लंबा नाम पसंद नहीं है, तो इसलिए सभी लोगों के 2-2 नाम रखे जाते हैं। जैसे वो बड़े होते गए तो अपने पापा के काम में भी हाथ बटाते थे। अब उसी समय कविराज राम लखन सिंह की दोस्ती एक बहुत अच्छे आदमी से हो जाती है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। बिहार के बहुत बड़े नेता थे और कहीं ना कहीं इनमें बहुत पावरफुल नेता थे। तो इन्हें जब देखा राम लखन सिंह के साथ, यानी कि इनके पिता के साथ, तो नीतीश कुमार बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा भाई साहब पावरफुल आदमी जब पास में आ जाता है तो कैसा फील होता है। लेकिन अपनी पढ़ाई को सबसे पहले पूरा करना जरूरी था। तो अब बात कर लेते हैं कि उनकी पढ़ाई कैसे हुई। तो देखिए 9th बहुत अच्छे से गया। 10th में एक बात हुई कि 10th में उनका जो नंबर था वो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली हुआ ये कि उनका जो मार्क्स था वो 99 है मैथ्स में। अब ये भी इसलिए बताते हैं क्योंकि वो जो पेपर था वो एग्जामिनी ने छीन लिया था, मतलब टाइम कम हो गया था इसलिए एग्जामिनी ने छीन लिया। तो इसके बाद नीतीश कुमार जब पावर में आया तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि बच्चों को जो भी 10th क्लास होंगे 12th क्लास होंगे तो मैथ्स में थोड़ा एक्स्ट्रा 15 मिनट दिया जाए ताकि वो अपने पूरे काम को कर सके, उन्हें मतलब फेल नहीं किया जाए, उसकी वजह से उनका नंबर नहीं काटा जाए। नीतीश कुमार ने जो जो उनके साथ बचपन में घटनाएं हुए थे उनको सबको सॉल्व करते हैं आगे चल के। लेकिन आगे बढ़ते हैं। 10th क्लास के बाद अब वो पहुंचते हैं पटना साइंस कॉलेज। वहाँ से 11th और 12th करते हैं और उसी में साथ जब भी लड़ाई वड़ाई होती थी तो उस समय नेतागिरी का काम अच्छे से करते थे। मतलब कहीं ना कहीं एक सभा बुलाते थे और कहते थे भाई एक काम करो, मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो। अभी इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत नहीं हुई थी। आगे बताता हूँ। ये एक इंजीनियर बाबू बनते हैं, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको आज NIT पटना कहा जाता है, और वो इसमें दाखिला ले रही है। इसमें दाखिला मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन नीतीश कुमार अच्छे स्टूडेंट्स थे, होनहार थे, इसलिए इनमें दाखिला मिला और वो वहाँ पे पढ़ाई किए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से वो पढ़ाई करते थे, साथ ही साथ उसमें थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे, आसपास अपने लोगों की पहचान बनाए धीरे धीरे। अब आगे हुआ ये कि वो सरकारी नौकरी मिल गई आगे चल के उन्हें। तो सरकारी नौकरी जब मिली तो वो उससे खुश नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं कहाँ इसमें आ गया हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में दौड़ा जाए। अब यहाँ से शुरुआत होता है इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत। ये सारी बातें मैं जब बता रहा हूँ ये हुआ था 1974 तक। आपको पता होगा 1974 से 1977 के बीच हमारे बिहार के नायक बाबू यानी कि JP नारायण सिंह गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक हो रही थी। यही कारण है कि देश भर में संपूर्ण क्रांति के जनक JP ने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती। तो हमारे बिहार से बहुत बड़े क्रांतिकारी निकले हैं। तो JP नारायण उस समय मूवमेंट चल रहा था, उसमें बड़े बड़े नेता आए थे। जैसे आप जितने भी आज नेता देखते हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, सारे के सारे वहीं से निकले हैं JP मूवमेंट से। तो वहाँ पे नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया JP नारायण का, और वहाँ से वो एक नए पॉलिटिक्स में उतरने लगे। 1977 में ये सबसे पहले इलेक्शन लड़ते हैं, जनता पार्टी की तरफ से ये टिकट मिला था, तो इसमें ये हार जाते हैं। अगली बार फिर से जो इलेक्शन हुआ उसमें भी हार जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं काफ़ी दबाव आ जाता है। आप अगर लगातार 2-2 चुनाव आ जाते हैं, जो भी 5-5 साल पे होता है, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, दबाव आ जाता है आपके अंदर कि भाई मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसकी वजह से पॉलिटिक्स में ज़्यादा समय देने की वजह से ये अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे। तो इसलिए इतनी पत्नी भी कहती थी कि आप इसी को समय दोगे तो फिर हमें कब समय दोगे।
तो उन्होंने कहा कि ये मेरा लास्ट चुनाव होगा, अगर मैं इसमें नहीं जीता तो उसके बाद मैं पॉलिटिक्स के सारे बोरा बस्ती कस के और मैं अपने सरकारी नौकरी में आ जाऊंगा, जॉब करूंगा और नॉर्मल ज़िंदगी जीऊंगा। लेकिन एक ट्राई और करना चाहते थे। तो नीतीश कुमार ने एक ट्राई किया, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं 1984 में नीतीश कुमार के साथ एक अच्छा चीज़ हुआ। नीतीश कुमार से मिले चंद्रशेखर बाबू। तो उस समय चंद्रशेखर बाबू ने इन्हें फंड दिया कि एक काम करो, ये पैसे लो और लड़ाई करो। अब 1985 में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो फाइनली मुन्ना जो है वो जीत जाते हैं, मुन्ना कुमार जीते और फर्स्ट बार वो एमएलए बन जाते हैं बिहार के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार। अब नीतीश कुमार के अंदर जोश जग गया, क्योंकि वो पहली बार एक चुनाव को जीते थे और धीरे धीरे वो चाहते थे कि मैं अपने आप को और बड़ा इंसान बनाऊं। 1989 में ये बिहार में उतरते हैं, जब आपको पता होगा 1990 में कौन आया था, लालू प्रसाद यादव। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। यही बिहार का सबसे खतरनाक समय था। आपको बता दूं उस समय में बिहार का यही समय था जब बिहार को बहुत ज़्यादा लूटा गया और बिहार एक जंगल राज बन के रह गया था। उस समय के राज को कहा जाता था बिहार का जंगल राज, क्योंकि लालू यादव के समय सबसे पहली बात तो ये है कि लालू यादव एक अभी फॉर्डर स्कैम में फंसे हुए, अभी भी जेल में। उस समय सबसे ज़्यादा क्राइम्स रेट बढ़ गए थे। अगर भारत की पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्राइम बिहार में होते थे। लोग अगर बाहर निकल जाते थे तो वो सोचना पड़ता था कि भाई साहब वो वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए इस समय को कहा जाता है जंगल राज। और इसमें बहुत सारे स्कैम भी हुए, बहुत सारे घपेले भी हुए। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी अपने बड़े लोगों से पूछेंगे ना तो वो अच्छे से बताएंगे कि आखिर कैसे लालू यादव के समय वो जो एरा था वो बिहार को लीड हुआ। उस समय सारे राज्य आगे निकल गए, लेकिन उसकी वजह से, गलत राजनीति की वजह से हमारे बिहार पीछे रह गया और आज बीमारू राज्य में आज भी गिना जाता है। अब कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी नेता हैं वो जानते हैं कि मुझे अगर राजनीति में अगर जीतना है तो भाई साहब जाति वाला काम करो, क्योंकि बिहार का एक कोट है कि अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में जीतना है तो तुम्हारी जाति तुम्हें ही वोट देगी और किसी को पास नहीं जाएगी। आराम से तुम्हें वोट मिल जाएगा, जहाँ पे जिस जाति की ज़्यादा संख्या है उस जाति का आदमी खड़ा कर दो, वो आराम से जीत जाएगा। इसी वजह से आपको पता है जाति जनगणना भी कराया गया था बिहार में, इसी वजह से, ताकि कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या में जाति है और उस वहाँ पे उसी जैसा एमएलए खड़ा करा जाए, उसी जाति का एमएलए खड़ा करा जाए। क्योंकि हमारे बिहार में ये है ना कि अपनी जाति के लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे धर्म बड़ा नहीं है, यहाँ पे जाति बड़ा है बिहार में। और इसी वजह से मैं बता दूँ बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ पे जाति के लिए लोग इतने मरते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर आते हैं नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स पे। तो नीतीश कुमार यहाँ पे लालू यादव से काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती थी उसी समय से जब जेपी नारायण मूवमेंट चल रहा था, और उस समय सारे पॉलिटिशियंस एक साथ थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये जंगल राज आया तो बिहार की हालत बिगड़ने लगी। इस वजह से इसे देखकर जो नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिशियन थे। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भाई साहब पूरा जंगल राज चले, वो चाहते थे कि अगर पॉलिटिक्स बने तो भाई समाज में सुधार लाओ, है ना। ऐसा नहीं कि समाज को ही पूरा ख़त्म कर दो। यहाँ पे गुंडे आराम से एक दिन क्राइम करते थे, दूसरे दिन बाहर आ जाते थे। तो ऐसा राज नहीं चाहते थे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार धीरे धीरे ये जो लालू यादव है उनसे खटास हो गया और वो अलग हो गए। अगर आप बोलेंगे तो मैं लालू यादव के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आगे नीतीश कुमार की तरफ बढ़ते हैं। 2005 में चुनाव हुआ, लेकिन 2005 में इन्हें ज़्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन जेडीयू को गिराने के लिए इन्होंने उस समय काफ़ी अच्छा काम किया था। उस समय जंगल राज, ये लालू हटाओ बिहार बचाओ का नारा, ये सब नीतीश कुमार रहने वाला था और नीतीश कुमार की वजह से जेडीयू गिर गई और 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम बने। इस समय तक बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि बीजेपी विरोध में थी आरजेडी के, क्योंकि आरजेडी जंगल राज चला रहा था। तो अब यहाँ पे जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ साथ थी। 2005 से लेकर 2010 तक पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे नीतीश कुमार बिहार को चलाते हैं। 2005 से 2010 तक इतना अच्छा काम किया कि 2010 का जब चुनाव हुआ तो उस समय पूरे बिहार में आपको बता दूं 243 सीट है विधानसभा की, लेकिन 206 सीट जीतकर नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बना दिया। भाई साहब स्कूल में भी टॉप किए और पॉलिटिक्स में भी टॉप कर दिया 2010 में 206 सीट्स जीतकर। अब 206 सीट पूरे ही नीतीश कुमार के नहीं थे, नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ साथ थी। तो ये दोनों पार्टियां गठबंधन बना के अपना पावर में आ गई और नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए दूसरी बार। 2014 में एक चीज़ हुई कि 2014 में आप सभी को पता होगा तो प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी को बनाया गया तो इस वजह से नीतीश कुमार के अंदर खटास आ गया। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? वो नहीं चाहते थे कि मैं बिहार का अब कोई सीएम पद लूँ, क्योंकि जब ये नरेंद्र मोदी जब तक राज में रहेंगे तब तक मैं बिहार का सीएम नहीं रहूँगा।
उन्हें ये खटास आ जाता है, इसकी वजह से वो बिहार के सीएम से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बीच में जीतन राम मांझी को बनाया जाता है बस 10 महीनों के लिए, फिर उसके बाद वो भी हट जाते हैं, ज़बरदस्ती हटा दिया जाता है क्योंकि जेडीयू फिर से पावर में आ जाती है। देखिए अब जैसे ही ने बीजेपी से खटास हुआ तो ये सीधे चले गए अपने पुराने दोस्त, यानी पुराने पुराने दुश्मन या दोस्त मैं क्या कहूँ एक्चुअली पॉलिटिक्स में है ये बात है ना भाई, कि पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है, ठीक है। तो इसमें ये बात है कि ये पॉलिटिक्स जो है ना, बस जहाँ वोट ज़्यादा शेयरिंग मिली वहाँ पे कूद जाओ, अपनी पावर में आ जाओ। तो नीतीश कुमार इसी बात पे काम करते हैं और वो भांप लेते हैं पहले कि किस तरफ हवा चल रही है बिहार की। अगर बिहार में बीजेपी की तरफ है तो बीजेपी से घुल जाओ, अगर आरजेडी की तरफ है तो आरजेडी की तरफ घुल जाओ। तो हुआ ये कि 2015 में आरजेडी का अब फिर से बोलबाला हो गया। आरजेडी के साथ और जेडीएस के साथ जेडीयू, ये तीनों मिल गए और आपस में वोट शेयरिंग की और एक गठबंधन के साथ फिर से 2015 में पावर में आ गए नीतीश कुमार और बीजेपी हार गई। क्योंकि उस समय बता दूं आप सभी को, जेडीयू को 71 सीट्स मिली और आरजेडी को 80 सीट्स मिली और बीजेपी को केवल 53 सीट्स मिली। तो काफ़ी है जेडीयू और आरजेडी को गठबंधन बना के पावर में आने के लिए। तो इसकी वजह से नीतीश कुमार बन जाते हैं फिर से तीसरे सीएम ऑफ बिहार। अब आगे बात करते हैं ना। देखिए 2015 में ये जेडीयू के साथ है और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाता है और तेजस्वी यादव के साथ काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि तेजस्वी यादव पे करप्शन के चार्जेस लगने लगते हैं, उन पे एलिगेशंस लगने लगते हैं। तो नीतीश कुमार को समझ में आ जाता है भाई साहब अब अपनी बेइज्जती भी नहीं करवानी, तो थोड़ा सा इस पार्टी से निकल जाओ, हमारा यहाँ का काम हो गया, अब चलो बीजेपी की तरफ। 2017 में ये जेडीयू को तोड़ देते हैं गठबंधन और चले जाते हैं बीजेपी की तरफ और फिर से बीजेपी के साथ वो पार्टी में आ जाते हैं और पावर में आ जाता है, फिर से बन जाता है नीतीश कुमार सीएम ऑफ बिहार। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसके बाद नीतीश कुमार को अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई साहब ये पलटू चाचा बन गए हैं। मतलब नीतीश कुमार से पलटू चाचा बनने का सफ़र अब शुरू हो गया। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जहाँ वोट शेयरिंग ज़्यादा मिला वहाँ पे चले जाओ। यही इनकी ताकत भी है और यही इनकी कमजोरी भी है। इसकी वजह से लोग इनकी बुराई भी करते हैं और इसकी वजह से इनकी बड़ाई भी करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स का सबसे बड़े गुरु है भाई। जहाँ भांप लेते हैं पहले कि भाई किस पार्टी का दबदबा है अभी बिहार में, तो जहां उस पार्टी का दबदबा हुआ उसी की तरफ चले जाते हैं और अपने पावर में आ जाते हैं। इन्हें बस पावर से मतलब है। क्योंकि जो आदमी पहले सोचता था कि हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, बिहार को अच्छा एक राज्य बनाएंगे, वो अब पावर में आने के बाद गद्दी का मोह इन्हें इतना खींच लिया कि केवल गद्दी पर रहने के लिए ये आदमी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने लगे। 2017 में जब ये एलिगेशंस लगे तेजस्वी यादव पे, तो उसके बाद नीतीश कुमार चल पड़े बीजेपी की तरफ और बीजेपी के साथ फिर से पार्टी में आ गए। और अब शुरू हुआ 2020 का चुनाव। इंतजार था 2020 का चुनाव का, लेकिन उससे पहले नीतीश चाचा के कुछ अच्छे काम पे भी बात करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पूरे बुरे नहीं है, उसके अच्छे काम भी हैं। अभी बात करें बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। क्योंकि देखो बिहार में बिजनेसमैन क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पे ना अच्छी बिजली थी, उस समय जंगल राज था ना भाई, तो उस समय ना बिजली अच्छी थी ना ही सड़कें अच्छी थी। अब उस समय अब अपने दादा परदादा से पूछ लेना कि सड़कें कैसी होती थी बिहार की। लेकिन आज बिहार में सड़कें अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और साथ ही साथ बिजली हर घर पहुंच चुकी है। तो इसकी वजह से अभी मैं नीतीश कुमार को अच्छा कहूँगा, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार अच्छा काम किए। घर घर बिजली आता था और अब 24 घंटे बिजली रहने की औकात रखता है। पहले भाई साहब 2 घंटे के लिए बिजली आ जाती थी तो वही काफ़ी होता था। लोगों को सड़कें अच्छी नहीं मिलती थी और लोग साथ ही साथ लोगों के अंदर साफ माहौल ऐसा था कि लोगों की कब हो जाए, लोगों के साथ कब चोरी हो जाए, ये सब बना रहा था जंगल राज में। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद ये सारे क्राइम्स कम हो गए। तो नीतीश कुमार के लिए इसके लिए अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसमें अच्छा काम किया, क्राइम्स रेट घटाया और साथ ही साथ पुलिस को पावर दिया कि भाई ये काम करो, जितने भी गुंडे मवाली ये सब हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में लो। तो अभी देखोगे बिहार में थोड़े क्राइम रेट कम हो गए। और साथ ही साथ बिहार में एक और काम हुआ, पूरे इंडिया में ये नहीं हुआ था लेकिन बिहार में सबसे पहली बार हुआ। बिहार में 50% महिलाओं को चुनाव में लड़ने के लिए आरक्षण दे दिया इन्होंने। यानी कि अब महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे ये ग्राम पंचायत का सभा हो, इसमें सब में महिलाएं चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर बात करें गरीबी रेखा की, तो भाई आज भी बिहार बीमारू राज्य में ही गिना जाता है। बिहार को लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारे ही देश में जो राज्य दूसरे राज्य हैं वो बिहार को एक मज़दूर की तरह देखते हैं। बिहार में मज़दूर निकलते हैं, वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब बाहर जाके दूसरे राज्य में मज़दूर की तरह काम करते हैं और कम पैसों में काम कर देते हैं। इसकी वजह से कई लोगों को पीटा भी जाता है। तो बिहार की हालत ऐसी अभी भी चल रही है, अभी उतनी ज़्यादा सुधरी नहीं है।
2020 तक आपको बता दूं बीजेपी का काफ़ी दबदबा बन गया था। बीजेपी जो है अभी पूरे भारत पे ही अपना कब्जा जमा लिया था। बीजेपी ही, सब लोग बीजेपी कर रहे थे। तो बिहार में भी बीजेपी चाहती थी कि अपना दबदबा बनाया जाए, लेकिन इसको भांप लिया नीतीश कुमार ने। क्योंकि आपको पता होगा उस समय नीतीश कुमार के अंदर एक सपना आ गया था कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो बीजेपी जो है, अभी उस समय हल्ला हो गया कि देखो भाई बीजेपी जब जीतेगी तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, उनके कुर्सी कुर्सी को खतरा महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, बस हो गया, बीजेपी की तरफ हो गया, अब मैं थोड़ा चलता हूँ अपने पुराने दोस्त के पास, भेंट करके आता हूँ। तो वो चले गए आरजेडी में। तो जेडीयू और आरजेडी फिर से वापस आ गए और 2022 में फिर से जेडीयू और आरजेडी दोनों मिलकर अपनी सरकार बना ली। डिप्टी सीएम बन गए तेजस्वी यादव, और साथ ही साथ अब बहुत सारी नौकरियां भी दे दी है। जैसे मास्टर है ना, सरकारी मास्टर के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाल दी। के बाद कई सारे लोग मास्टर बन गए और सरकारी नौकरी मिल गई, क्योंकि भाई साहब बिहार में सरकारी नौकरी का इतना बौखलाल है। देखिए 2022 में जब ये चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद इंडियन अलायंस आती है। आपको पता होगा सारी पार्टियां, जो कांग्रेस है, टीएमसी है, ये समाजवादी पार्टी है, ये सारे लोग एक में मिल गए थे। तो उसी के साथ ये आरजेडी और जेडीयू सभी लोग उसी में मिल गए थे। तो नीतीश कुमार भी मिले थे और नीतीश कुमार सारे लोगों से मिलते हुए चले थे कि भाई हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। प्रधानमंत्री बनने का सपना था इनका बचपन से। तो ये नीतीश कुमार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सभी पार्टियों से मिलते हैं। लेकिन टीएमसी और कांग्रेस के जो पार्टी के प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस के प्रमुख जो हैं राहुल गांधी, ये बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री अगर चुनाव जीत जाते हैं तब। लेकिन इस बात को लेकर नीतीश कुमार के अंदर एक बार फिर से खलबल मच जाती है। नीतीश कुमार सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ से अगर प्रधानमंत्री नहीं बनता हूँ तो मैं ना प्रधानमंत्री बन पाऊँगा और ना ही मुख्यमंत्री भी बन पाऊँगा। तो एक काम करता हूँ, बहुत हो गया इंडियन अलायंस, बहुत हो गया आरजेडी, छोड़ो इसको और चलो फिर से बीजेपी की तरफ। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। तो अभी देखो 2024 का चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी साथ आ गए और बहुमत बना दिया बीजेपी का, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री। और जिस समय एक समय था कि 2014 में बोले थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ कभी काम नहीं करूंगा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वही आज 2024 में वही आदमी नरेंद्र मोदी को बहुमत दिलाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और खुद अभी बिहार के मुख्यमंत्री पे काम कर रहा है। आगे टू बी कंटिन्यूड, ये कहानी चलती रहेगी, आगे देखिए क्या होता है। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार यानी कि नीतीश चाचा ने पकड़ा पलटू चाचा का सरनेम। अब ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी बिहार का डेवलपमेंट कैसा रहा और बिहार के 2025 का चुनाव आपको कैसा लगता है, कौन जीतेगा, जल्दी कमेंट में बताइए। और हाँ, ये भी बताते चलेगा कि क्या नीतीश कुमार एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं। अगर हैं तो भाई साहब इनके अच्छे काम जो है वो थोड़ा सा कमेंट में गिरा दो, ताकि मैं अगली वीडियोज़ में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और हाँ, अगर आगे वाली वीडियो में किसी और भी फेमस नेता के बारे में वीडियोज़ बनानी है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं आगे से और अच्छे से एनालिसिस करके, अच्छे से रिसर्च करके उनके ऊपर वीडियोस बना सकूं। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है वीडियोस बनाना और हेल्पफुल हो अगर आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं एम लगता हूं कम से कम 200 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, तब जाके मुझे लगा कि हाँ आज मैंने जो रिसर्च किया, मेहनत किया, उसका फल मिला।